यही हिदायत पोशाली तुम्हारे लिए भी है। पोशाली ने सवाल किया कि उसे खास तौर पर सीक्रेट ऑफिसर समरनॉफ के बारे में ब्रीफ क्यों किया गया है। अपने एजेंट ने पोशाली की तरफ ताज्जुब से देखा और बोला, मेरा ख्याल है तुम्हें जरूर मालूम होगा कि उस शख्स से तुम्हें सेफ का कॉम्बिनेशन किस तरीके से मालूम करना है। अपने एजेंट ने मुझे मेरे सवाल का कोई जवाब न दिया। मैंने अपना सवाल दोहराया तो वो बोला, तुम्हारी रिहाइश के लिए बोरीला जंक्शन की एक स्ट्रीट में एक बेवा औरत के क्वार्टर का एक कमरा किराए पर लिया गया है। तुम वहाँ डेविड पिल्ले के नाम से रहोगे और ये जाहिर करोगे कि तुम नौकरी की तलाश में हो और जल्द तुम्हें किसी फर्म में नौकरी मिलने वाली है। इसके अलावा तुम उस बेवा सिन्हाली से कभी कोई फालतू बात नहीं करोगे। मैंने इस बात का खदशा जाहिर किया कि जाफना के हिंदू तमिल तकरीबकारों के ग्रोह का कोई आदमी यहाँ आ गया तो वो मुझे पहचान सकता है। इस पर एजेंट कहने लगा, पहली बात तो यह है कि तमिल तकरीबकारों की सरगर्मियां सिर्फ शुमाली लंका तक ही महदूद हैं, वो जुनूब की तरफ नहीं आते। दूसरी बात यह है कि जिन जिन लोगों ने तुम्हारी चेहरा शनासी की थी उन्हें तुम दोनों ने मौत की नींद सुला दिया है। तीसरी बात यह है कि आज से तुम छोटी छोटी मूछें रखोगे। पोशाली ने सवाल किया कि हमारी हिफाजत के लिए कोई अस्तहा या जहरीला मवाद दिया जाएगा। एजेंट ने कहा, अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब वक्त आया तो उसका भी फौरी इंतजाम हो जाएगा। मेरे साथ तुम्हारा राब्ता एक खास ट्रांसमीटर की खास फ्रीक्वेंसी पर कोड लफ्जों में बराबर रहेगा। जिस रोज तुम दोनों गैर मुल्की सिफारत खाने में अपनी ड्यूटी संभालोगे उस वक्त तुम्हें एक बॉल पॉइंट दिया जाएगा, ये ट्रांसमीटर होगा। उस वक्त तुम्हें कोड वर्ड और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी बता दी जाएगी। अब मैं जाता हूँ, कल शाम को आऊंगा, तुम्हें उस वक्त मेरे साथ चलना होगा। तुम तैयार रहना। इस थैले में तुम्हारे लिए कल दोपहर तक का दूध और डबल रोटी वगैरह मौजूद है। किचन में सब्जियां भी पड़ी हैं। ओके। ये कहकर हमारा एजेंट उठा और कमरे से निकलकर बरामदे से होता हुआ दरख्तों के अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाने के बाद मैं और पोशाली देर तक अपने नए और खतरनाक मिशन पर बातें करते रहे, फिर अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। दूसरा दिन भी वहीं क्वार्टर के आसपास ही गुजर गया। पोशाली ने दोपहर के खाने के लिए आलू और सब्जियां उबाल कर तैयार कर ली। शाम को अपना एजेंट आ गया। हम बिल्कुल तैयार थे। वो टैक्सी लेके आया था। टैक्सी वहां से दूर सड़क के किनारे खड़ी थी, जहां से वो सबसे पहले मुझे बोरीला जंक्शन वाले इलाके में ले गया। पोशाली को टैक्सी में ठहरने की हिदायत की और हम एक कुशादा सी गली में किनारे के क्वार्टर में आ गए। उसने मेरा तारुफ क्वार्टर की मालिका सिन्हाली बेवा से करवाया और कहा कि आंटी, डेविड अपना सामान कल ले आएगा, बस एक बिस्तर ही है इस बेचारे के पास। बड़ा गरीब जवान है, मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाना चाहता है। सिन्हाली बेवा की उम्र 70 के करीब होगी। बाल सफेद हो चुके थे, पुरानी साड़ी में मलबूस थी और सिगार पी रही थी। उसने मेरा कमरा खोल दिया और बोली, गुस्ल खाना उसके पीछे है। एजेंट ने बेवा सिन्हाली को बता दिया था कि मैं सिन्हाली जबान ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि मेरी परवरिश ज्यादातर तमिल लोगों में हुई है। शायद इसलिए बेवा सिन्हाली औरत ने मुझसे तमिल में बात की थी। मैं सिन्हाली जबान समझने और उसके कुछ लफ्ज कहने लगा था। मैं क्वार्टर के अपने कमरे में चला गया। ये एक काठ कबाड़ से भरा हुआ बोसीदा कमरा था, जिसकी छत से पंखा लटक रहा था। मच्छरों ने मुझ पर जलगार की तो मैंने पंखा फुल स्पीड पर चला दिया। बांस की एक मेज, एक कुर्सी और एक पलंग बिछा था। अपना एजेंट पोशाली को लेकर उसकी नई रिहाइश गाह की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते वो मुझसे कह गया था कि मैं कल दिन के 10 बजे काल रोड वाली माउंट लिविनिया क्लब के पास साहिल समंदर पर उसे मिलूं। रात मैंने किसी न किसी तरह काटी। सुबह नाश्ता मैंने बाजार के एक रेस्तोरेंट में जाकर किया। कुछ देर अपने कमरे में आकर बैठा अखबार पढ़ता रहा। सिन्हाली बेवा के कमरे से खांसी की आवाज आ रही थी। वो इतनी कमजोर थी कि ज्यादातर अपने पलंग पर ही रहती थी। मेरा चाकू और रिवॉल्वर अपने एजेंट के पास ही था। 9:30 बजे मैं गाल रोड पर साहिल समंदर पर पहुंच गया। ठीक 10 बजे मुझे अपने एजेंट की सूरत नजर आई। वो मुझसे दूर नारियल के दरख्तों के नीचे टहल रहा था। उसने मुझे देखिया। मैं ऊपर से एक चक्कर काट कर उसके पास चला आया। उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मेरे पीछे पीछे कुछ फासला रख कर चलते आओ, मैं तुम्हें पोशाली का फ्लैट दिखाना चाहता हूँ। एजेंट दरख्तों में चलने लगा। मैं कुछ फासला रख कर उसके पीछे रवाना हो गया। पोशाली को जो फ्लैट लेकर दिया था उसकी हालत बेहद खस्ता थी। वो समंदर से गाल रोड की तरफ जाती तंग और सुनसान छोटी सड़क पर था। लकड़ी का गेट टूटा हुआ था। बरामदे की ढलानी छत की कई स्लेटें गिर चुकी थी। ये 2 कमरों का फ्लैट था। पहले कमरे में फर्श पर कुछ नहीं बिछा हुआ था। 3 कुर्सियां और एक लकड़ी की बोसीदा मेज पड़ी थी। बेडरूम में पलंग बिछा था। पोशाली वहां मौजूद थी और बालों में ब्रश फेर रही थी। उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और उर्दू में कहा, ये मेरा गरीब खाना है। अपने एजेंट ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हें सिर्फ ये फ्लैट दिखाना मकसूद था, अजहद जरूरत से पहले इस तरफ आने की जरूरत नहीं। तुम लोग अलग अलग रहकर अपना काम करो। सिफारत खाने में भी तुम एक दूसरे से ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं होगे, ज्यादा बातचीत नहीं करोगे। अब मैं खुद तुमसे राब्ता कायम करूंगा। मैं अपने एजेंट के साथ पोशाली के फ्लैट से बाहर निकल आया। रास्ते में उसने मुझे बोरीला जंक्शन उतार दिया और खुद आगे चल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान में मेरी मुलाकात ना पोशाली से हुई और ना ही अपने एजेंट से। इस दौरान मैंने अपनी जरूरियात के लिए छोटी मोटी चीजें खरीद ली।
10वें रोज शाम के वक्त जब बारिश हो रही थी, ये अपना एजेंट एक छतरी ताने मेरे क्वार्टर में आया और ये कहकर वापस चल दिया कि मुझे 1 घंटे के बाद जंगल वाले ठिकाने पर पहुंच जाना चाहिए। बारिश मूसलाधार नहीं थी। मैं एजेंट के जाने के बाद छतरी लेकर क्वार्टर से निकला, टैक्सी ली और जंगल वाले ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचा तो पोशाली भी वहां मौजूद थी। इसी असना में अपना एजेंट भी वहां आ गया। हम दरवाजा बंद करके मोमबत्ती जलाकर कमरे में बैठ गए। बाहर से बारिश की हल्की हल्की आवाज अंदर आ रही थी। सबसे पहले उसने जेब से हमें 2 स्याह रंग के छोटे साइज के बॉल पॉइंट निकाल कर दिए और बताया कि ये इंतहाई ताकतवर ट्रांसमीटर है, जिसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि अगर कोई इसे खोलेगा तो इसके अंदर खुफिया नॉब में जहर रखा गया है। वो इसकी तह में मौजूद नन्हे से ट्रांसमीटर को जलाकर भस्म कर देगा और यूं किसी को कोई सबूत नहीं मिल सकेगा कि इस बॉल पॉइंट में ट्रांसमीटर फिट था। उसके बाद उसने हमें खुफिया कोड लफ्ज और फ्रीक्वेंसी बताई। हमने बॉल पॉइंट ले लिए। फिर वो पोशाली की तरफ देखकर कहने लगा, तुम कल सुबह 9 बजे बिमला पट्टी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाओगी। वहां तुम औरतों की कतार में खड़ी हो जाओगी। जब तुम्हारी बारी आएगी तुम अपना नाम डी गार्शिया बताओगी। क्लर्क तुम्हें नौकरी की चिट देकर तुम्हारे दस्तखत करवाएगा और तुम्हें उस गैर मुल्की सफारत खाने में जाने को कहेगा जो हमारा टारगेट है। वहां जाकर तुम्हें क्या करना है और इंटरव्यू में क्या कुछ बोलना है तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ मिस्टर डेविड पिल्ले। 2 दिन बाद सुबह 9 बजे तुम्हें भी उसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिस में जाकर कतार में खड़े होना है। तुम्हारी बारी आने पर तुम्हें भी नौकरी की चिट देकर गैर मुल्की सफारत खाने जाने की हिदायत की जाएगी। इंटरव्यू में तुम्हें यही कहना होगा कि तुम मामूली पढ़े लिखे हो और 2 बरस तक भारत में एक अंग्रेज के यहाँ फराश के तौर पर मुलाजमत करते रहे हो। बाकी तुम्हें सूरत हाल को खुद संभालना होगा। तुम दोनों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये नौकरियां इंतहाई जोड़ तोड़ और रिश्वतें देने के बाद तुम्हारे लिए हासिल की गई हैं, इसलिए तुम्हें हर हालत में इंटरव्यू में कामयाब होना होगा। ये ट्रांसमीटर बॉल पॉइंट तुम अपनी अपनी रिहाइश गाह के किसी खुफिया मकाम पर छोड़ जाओगे। अब तुम मुझसे या तो इंतहाई खतरनाक सूरत में और या उस वक्त राब्ता कायम करोगे जब तुम में से एक ने खुफिया सेफ का कॉम्बिनेशन हासिल कर लिया होगा। इसके अलावा मुझसे मिलने या बात करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जरा सी बेहतियाती हमारे मिशन की सारी कारकर्दगी पर पानी फेर सकती है। बारिश की आवाज कमरे में आ रही थी। हमारे लिए जबरदस्त आजमाइश का दौर शुरू होने वाला था। ये कोई मामूली मिशन नहीं था, हमारे वतन पाक की सलामती का मसला था और हम इस हकीकत से भी पूरी तरह बाखबर थे कि जिस सिफारत खाने में हमें जासूसी के लिए भेजा जा रहा है वहाँ अनाड़ी लोग नहीं बैठे हैं। ये लोग सिक्योरिटी और सीक्रेट सर्विस में अपना सानी नहीं रखते, लेकिन हमने भी अपने मिशन में कामयाबी हासिल करने का अहद कर रखा था, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। कुछ देर बैठने के बाद अपना एजेंट चला गया। उसके जाने के बाद मैं और पोशाली भी थोड़ा थोड़ा वक्फा देकर अपनी अपनी रिहाइश गाहों की तरफ चल दिए। मुझे नहीं मालूम कि दूसरे रोज पोशाली के इंटरव्यू का क्या नतीजा निकला। मैं 2 दिन तक अपने क्वार्टर में ही रहा। मैंने छोटी छोटी मूछें रख ली थी। तीसरे रोज मैं भी मामूली से कपड़े पहनकर अपना शनाख्ती कार्ड जेब में रखकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। सिफारत खाने का जो आदमी इंटरव्यू लेने पर मामूर था उसने मुझसे हिंदुस्तानी में ही बात की। इसकी वजह शायद ये थी कि वो खुद सिंहाली या तमिल जबान नहीं जानता था। कोई जुमला वो अंग्रेजी में भी मुझसे पूछ लेता, क्योंकि जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि जनूबी भारत और लंका में मजदूर भी अंग्रेजी में अपना माफियू ज़मीर अदा कर लेते हैं। यहाँ अंग्रेजी का मयार बहुत ऊंचा है और पहली जमात ही से अंग्रेजी जबान सिखाई जाती है। मेरा शनाख्ती कार्ड देखा गया, मेरी उंगलियों के निशान लिए गए। मेरा ओहदा किसी क्लर्क का नहीं बल्कि किसी मामूली फराश का था। उसके लिए सिफारत खाने वालों को ज्यादा छानबीन की जरूरत नहीं थी। वैसे भी ये लोग मामूली ओहदों पर मकामी लोगों को सिर्फ 2-3 माह के लिए ही नौकर रखते थे और फिर उन्हें किसी न किसी बहाने से निकाल दिया करते थे। खुदा का शुक्र है कि मैं इंटरव्यू में कामयाब हो गया और उसी वक्त मुझे ड्यूटी पर लगा दिया गया। मेरी ड्यूटी पहली मंजिल के उन कमरों में लगी जहाँ सिफारत खाने का ऑफिस था। जहाँ मेरी आंखें पोशाली को तलाश कर रही थी, मगर वो मुझे कहीं नजर न आई। एक बांस का डंडा जिसके आगे सूतर की झालरें लगी थी, एक पहियों वाला ड्रम और सूती कपड़े के टुकड़े और फर्श और मेज साफ करने वाले केमिकल्स की 2-3 बोतलें मेरी तहवील में दे दी गई थी। पहली मंजिल में ही राहदारी के पीछे एक तंग और बिल्कुल छोटा सा कमरा था जहाँ मैंने ये सारी चीजें जाकर रख दी। एक दाढ़ी वाले गोरे चिट्टे आदमी ने मुझे समझा दिया कि मैं दिन में 2 मरतबा यानी सुबह और शाम को राहदारियों के फर्श पर पॉलिश करूंगा। दरमियान में दोपहर और सपहर के वक्त मेजों और राखदानों यानी एस्ट्रेस को साफ करूंगा। इसके अलावा दिन में 2 बार कोठी के पोर्च और उसकी सीढ़ियों पर भी गीला ब्रश फेरूंगा।
मैंने उसी वक्त ब्रश और बाल्टी पकड़ी और पोर्च में आकर फर्श की सफाई पर लग गया। अभी तक मैंने सफारत खाने के सारे कमरे नहीं देखे थे और मुझे पोशाली वहां नजर नहीं आ रही थी। दोपहर तक मैं यूं ही पोर्च, सीढ़ियों और राहदारी की सफाई में लगा रहा। खाने का वक्त हुआ तो मैंने अपनी सफाई का सामान तंग सी कोठरी में रखा और बाहर पोर्च के एक तरफ बैठकर बीड़ी पीने लगा। सामने वाले बागीचे में एक स्याह फाम सिन्हाली बाड़ के फालतू पत्तों को काट रहा था। सिफारत खाने के गेट पर सिन्हाली गार्ड पहरे पर मौजूद था। गेट का दरवाजा बंद था। जब कोई गाड़ी आती या कोई गाड़ी बाहर जाती तो गेट खोल दिया जाता। कोठी के ऊपर उस सिफारत खाने के मुल्क का झंडा लहरा रहा था। मैं उठकर माली के पास चला गया और तमिल जबान ने उससे पूछा कि यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। माली ने मेरी तरफ देखकर कोहनी से माथे पर आया हुआ पसीना पूछा और बोला, तुम फराश हो, आज ही नौकरी पर लगे हो? मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, भगवान की दया से काम मिल गया, यूं ही बेकार था। माली ने बताया कि पीछे सिफारत खाने की एक कैंटीन है, वहां जाकर कुछ खा पी लो, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास यहाँ का कार्ड नहीं होगा पहरेदार तुम्हें बाहर जाने या अंदर नहीं आने देगा। मुझे आईडी कार्ड नहीं मिला था, चुनाचे सिफारत खाने की कैंटीन की तरफ चल दिया। ये कैंटीन एक गैराज में बनी हुई थी और जहाँ सिर्फ अमले के मकामी लोग ही आकर चाय वगैरह पीते थे। खाने का यहाँ कोई इंतजाम नहीं था। मैंने डबल रोटी के 2 टुकड़े चाय के साथ खाए और कैंटीन वाले को अपना नाम बताया। उसे कहा कि मैं यहाँ फराश लगा हूँ। उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी और चाय बनाने में मसरूफ रहा। लंच का वक्त खत्म हुआ तो मैं वापस अपने तंग कमरे में आकर बैठ गया। ये कमरा नहीं था बल्कि दीवार में अंदर की जानिब एक शगाफ डालकर सिर्फ उतनी जगह बना दी गई थी कि वहां मैं सफाई का सामान रखकर खुद दीवार से टेक लगाकर बैठ सकता। जहां मैं अपने पाँव नहीं फैला सकता था। मुझे सिफारत खाने के अंदर बीड़ी वगैरह पीने की इजाजत नहीं थी। दोपहर के वक्त मैंने केमिकल की प्लास्टिक की बोतल और सूती कपड़ा लिया और मेजों पर एस्ट्रेस की सफाई शुरू कर दी। मेरे कांधे के साथ प्लास्टिक का एक झूला लटक रहा था जिसमें मैं राख दानों की खाक, सिगरेटों के टुकड़े और इधर उधर बिखरे हुए कागज वगैरह उठाकर डाल देता था। मेज पर गैर मुल्की लोग ही काम करते थे। मुझे देखकर वो जरा सा मुस्कुराते। मैं सलाम करके राखदान साफ करता, फिर मेज की सतह पर थोड़ा सा केमिकल डालकर तेजी से पोंछकर उसे चमकाता और दूसरी मेज की तरफ चल देता। अभी तक मुझे पोशाली कहीं दिखाई नहीं दी थी। मैं हैरान हो रहा था कि वो कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे यहाँ नौकरी न मिल सकी हो। लेकिन पोशाली जैसी खुशशक्ल नौजवान लड़की, फिर ये नौकरी आर्जी है। 2-3 महीनों के बाद उसे भी यहाँ से निकाल दिया जाना था। फिर उसको मुलाजिम रखने में यहाँ किसी को कबाहत नहीं होनी चाहिए थी। दफातर के कमरे ज्यादा नहीं थे। एक जीना राहदारी में से ऊपर वाली मंजिल को जाता था। ऊपर सफाई करने वाला फराश अलग था जो सीढ़ियां और ऊपर वाली मंजिल की सफाई करता था। मैंने वो जीना भी देखिया था जो नीचे तहखाने वाली मंजिल को जाता था। वहां एक सिन्हाली औरत सफाई पर मामूर थी। मैंने दफ्तर के तमाम कमरों की सफाई कर दी और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया जहां मैं बीड़ी नहीं पी सकता था। दिल बीड़ी पीने को चाहा तो उठ के बागीचे में आ गया और बाड़ के पास जमीन पर खाकरोबों की तरह बैठकर बीड़ी पीने लगा। अभी मैं बैठा ही था कि एक वैगन गेट से गुजरकर पोर्च में आकर रुक गई। उसमें से एक स्कर्ट में मलबूस गैर मुल्की चिट्टी औरत और एक वैसी ही रंगत वाला जवान आदमी बाहर निकला। उन दोनों के पीछे पोशाली वैगन से उतरी। उसने हाथ में चमड़े का एक थैला उठा रखा था। मैं बीड़ी फेंक कर उठ खड़ा हुआ। पोशाली ने मुझे देखिया था। वो दोनों सिफारत खाने के अहलकारों के पीछे पीछे लॉबी में से गुजरती हुई राहदारी में दाखिल हो गई। मैं भी राहदारी में आ गया। राहदारी के आखिर में जो जीना नीचे की तहखाने वाली मंजिल में जाता था, पोशाली उस गैर मुल्की जोड़े के साथ उस जीने से नीचे उतर गई। पोशाली को भी उस सिफारत खाने में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, हौसला और तसल्ली भी हुई। ये मुझे इल्म हो गया था कि पोशाली को निचली जमीन दोज मंजिल में काम मिला है, क्योंकि वो उसके बाद ऊपर नहीं आई थी और मैंने इस दोपहर के वक्त कॉरिडोर और लॉबी के फर्श को साफ करना शुरू कर दिया था। छुट्टी होने में 1 घंटा बाकी रह गया था। मैंने आध घंटे में कॉरिडोर और लॉबी के फर्श को चमका कर रख दिया। मैं कॉरिडोर में अपने ठिकाने के अंदर सुकड़ कर बैठा था कि सिन्हाली चपलाजी ने आकर हकारत आमेज लहजे में कहा, मुझे अंदर हेड क्लर्क साहब बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उठकर अंदर गया। हेड क्लर्क उसी मुल्क से ताल्लुक रखता था जिस मुल्क का ये सिफारत खाना था। हेड क्लर्क ने मुझे एक ताश के पत्ते से आधे साइज का आईडी कार्ड दिया जिस पर मेरी तस्वीर और सिफारत खाने की मोहर लगी थी। उसने मुझे हिंदुस्तानी में समझा दिया कि अगर ये आईडी कार्ड मुझसे गुम हो गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैंने हाथ जोड़कर भारतीय या सिन्हाली तमिलों की तरह कहा कि मैं उसे गुम नहीं होने दूंगा साहब। छुट्टी हुई तो सिफारत खाने के अहाते से निकलकर अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। चौक में से मैंने बस पकड़ी। क्वार्टर में आकर मुंह हाथ धोया, बालों की कंघी की, बाहर रेस्तोरेंट में जाकर चाय का एक गिलास पिया और फिर बस में सवार होकर शहर से बाहर एक पार्क में आकर दरख्त के नीचे बैठ गया। इस गैर
मुल्की सफारत खाने में काम करते हुए मुझे और पोशाली को 15 दिन गुजर गए थे और अभी तक हमें कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई थी। अभी तक मैं जमीन के नीचे वाली मंजिल में भी नहीं जा सका था। मैं दफ्तर में पोशाली से कोई बातचीत नहीं कर सका था और पोशाली के घर पर जाने की भी मुझे इजाजत नहीं थी। इसी दौरान मैंने पोशाली को दूसरी यानी अपनी वाली मंजिल पर एक दुबले पतले गैर मुल्की से मुस्कुरा कर बातें करते और जीने से नीचे उतरते भी देखा। मुझे यकीन था कि यही वो जमीन दोस्त सीक्रेट ऑफिसर है।